बिना समय गवाए जरा मितेश जी से जुड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि किस हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी शुरू करी और अब आप इस मुकाम पे हैं कि जो ट्रेड मितेश जी सजेस्ट करते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होता है। तो ठक्कर साहब, ज़िंदगी की शुरुआत इंदौर से हुई और फिर आप मुंबई आए और मुंबई आके आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम शुरू किया दो जानी मानी जगहों पर। बताइए ज़रा अपने बारे में। जी शायद भाई, मैं इंदौर से पला बड़ा हूँ और इंदौर काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं, नमकीन के लिए। तो पुरानी आदतें हैं, कुछ स्वाद सा लग गया है मुंह पे। वो उसके अलावा आई थिंक उसके बाद मैंने मणिपाल से एमबीए किया और फिर जॉब के सिलसिले में मुंबई आना हुआ। मैंने कोटक में और एडलवाइस में काम किया है। दोनों ही जगह मैंने टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में काम किया है। रोल थोड़ा डिफरेंट था। एडलवाइस में मैं प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप का डेप्यूटी हेड भी था, तो कुछ हद तक क्लाइंट मैनेजमेंट और उसके अलावा उनको अच्छे ट्रेड सजेस्ट करना जो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए, उस तरीके का रोल था। और 2008 की जब गिरावट में मार्केट्स काफ़ी ख़राब हो गए थे और आपको याद होगा वो एक ऐसा सीन था जब लोग इक्विटी से दूर भाग रहे थे, तब मैंने एक कॉल लिया कि अब खुद का कुछ चालू करने का समय आ गया है, क्योंकि इससे ख़राब क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि उससे ख़राब हुआ था। थोड़े 8-9 महीने तक मेरे जॉब छोड़ने के बाद बिल्कुल बिजनेस नहीं था और क्लाइंट्स भी इक्विटीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, जब तक कि श्री मनमोहन सिंह वापस से री इलेक्ट होकर नहीं आए। उसके बाद मार्केट ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और थोड़ी ऊपर वाले की दुआ है, थोड़ी दोस्तों की अच्छी सलाह है कि मैं अब अच्छे मुकाम पे हूँ और उस बॉटम के फेस को झेलने के बाद मार्केट्स और लाइफ दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आते ठक्कर साहब, और यूँ समझिए कि इस शो का जो आज का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। ना सिर्फ हम मितेश जी के बारे में जानेंगे, वो अपना समय जो निकाल रहे हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो टेक्निकल कॉल्स लेते हैं और क्या क्या चीज़ उनको पसंद आती हुई दिखती है। फिलहाल मार्केट्स अनेक ऐसे इंडिसेस हैं जो रिकॉर्ड हाइस पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, सब जगह तेज़ी है और इतने ज़बरदस्त मोमेंटम में मितेश जी आपको बहुत बढ़िया कॉल्स देते हुए दिखते हैं। अच्छा मितेश जी, ये बताइए, सुबह आप उठते हैं और चेष्टा करते हैं बाजार को समझने की, रात को भी आप बहुत अध्ययन करते हैं, ये तो मुझे पता ही है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकल्स में पसंद आती हैं, जहां आपका महारत है और आप उन्हें देखते ही समझ लेते हैं कि यहां पर बढ़िया मोमेंटम तैयार है? शैल जी, मैं आपसे एक बात कहूँगा, शायद आप जानते नहीं होंगे ये बात क्योंकि हमने कभी डिस्कस नहीं करी है, परंतु सुबह उठ के सबसे पहले मैं आवाज़ लगाता हूँ। और आवाज़ पे क्योंकि जो स्टॉक्स का कवरेज होता है मॉर्निंग में, जब आप T20 के स्टॉक सजेस्ट करते हैं या फिर वीरेंद्र आके अपनी टेक्निकल राय देते हैं, उस टाइम पे मैं SGX निफ्टी भी देख लेता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा यूनिवर्स है, विच इज़ बेसिकली आपका F&O स्टॉक्स, उसके अलावा जो नॉट एग्जैक्टली मिड कैप्स बट जो मिड लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं, कौन से स्टॉक में कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि वहाँ से ये चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है और मैं गैप्स को काफ़ी अग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ। तो आई थिंक इस तरीके से मैं दिन की शुरुआत करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं अपने सारी जो NSE 500 स्टॉक्स एक बार सुबह उठ के स्कैन करता हूँ। डाउ का क्या मूवमेंट था, ADR से क्या मूवमेंट था, वो चेक करने के बाद कौन से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट या ब्रेकआउट की तैयारी है या ब्रेकआउट कल आया था और आज फॉलो थ्रू आ सकता है, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के ट्रेडिंग कॉल्स जनरेट करने की ट्राई करता हूँ, जो कि मैं सुबह CNBC TV 18 को मेल करता हूँ। उसके बाद मार्केट में आके दिन अपना शुरू हो जाता है। अच्छा, चलिए, आपके सामने बहुत बढ़िया चार्ट्स आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस की दिखेगी, जहां पर गैप अप ट्रेड्स हैं। जिंदल स्टील एंड पावर आपने मितेश जी को ट्रेक करते हुए देखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खासकर एक पसंदीदा काउंटर है। इन सब की चार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही हैं। मितेश जी, ये बताइए कि कितना प्रतिशत ट्रेड आपका ऑप्शंस में, कितना फ्यूचर्स में और कितना कैश सेगमेंट में रहता है? शैल भाई, मैं आपको बताऊं तो कैश में मेरा ट्रेड्स काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि एज ए ट्रेडर मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे लिवरेज मिले, मैं ज़्यादा पोजीशन ले पाऊं। परंतु कॉल्स और फ्यूचर्स में पोजीशन ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर कई बार मैं ऐसा करता हूं कि अगर मुझे बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है तो कुछ हद तक मैं स्टॉक के सामने कॉल ऑप्शन सेल करके भी ट्रेड करता हूँ। और अगर मुझे नेकेड कॉल्स बाय करने हैं तो वो मैं गैप ट्रेड्स के सेटअप में ही करता हूँ। अदरवाइज जनरली मेरी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन होती है स्टॉप लॉस के साथ में, या शॉर्ट पोजीशन होती है डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ में, और कभी कभी उसके सामने फ्यूचर्स के सामने कुछ हद तक कॉल ऑप्शंस बेचे हुए होते हैं। अनलेस अनटिल मुझे एक बड़ा गैप रिवर्सल मिल रहा हो जहां पर कि मैं सिर्फ ऑप्शंस बाय करके उसको कुछ ज़्यादा दिन तक होल्ड करने की उम्मीद करता हूँ, बिकॉज आपका फिर लॉस डिफाइन हो जाता है। और आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूं, ताकि हमारे जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं
और लाखों करोड़ों लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोले हैं, हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं आपकी तरह। उनकी भी बड़ी इच्छाएं होती हैं जानने के लिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ये तो बात हुई ट्रेड सेटअप की। अब ये बताइए कि दिन भर आप क्या सारे चार्ट्स चेक करते रहते हैं या ज़्यादातर ट्रेडिंग में बिताते हैं? क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो नए लोग बाजार में जुड़ते हैं वो बहुत सारे ट्रेड्स लेना चाहते हैं। कितने टाइम आप एक्चुअल ट्रेड लेते हैं और कितना टाइम आप तैयारी करते हैं उस ट्रेड के लिए? शैल भाई, तैयारी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि आप चार्ट्स को स्कैन करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं, तो एक कंटिन्यूस फोकस बना रहता है कि आप कुछ अच्छा ट्रेड हो रहा है क्या, डेवलप हो रहा है क्या। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हर एक ट्रेडर का, और मैंने काफ़ी ट्रेडर से इंटरेक्ट भी किया है, कईयों को मेंटर भी किया है, एक प्रेशर पॉइंट होता है कि कितनी पोजीशंस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि मैं 6 या 7 पोजीशंस तक काफ़ी अच्छा अपने मेंटल मेकअप में रहता हूँ। अगर उससे ज़्यादा पोजीशंस होती हैं तो मैं हल्का सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ या फिजिटी हो जाता हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए ज़रूरी है कि 6-7 पोजीशन जो मैं होल्ड कर रहा हूँ उनके न सिर्फ चार्ट्स चेक करता रहूँ, कहीं पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहीं पे आपको उसमें हल्की सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, तो वो एक चॉइस है। उसके अलावा मैं स्कैन इसलिए भी करता हूँ कि क्या मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट में अभी मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टॉक आपने लिया हुआ है 5-6 में से, वो नहीं चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सडनली आपको दूसरा ब्रेकआउट मिलता है, तो उस टाइम पे वो कॉल लेना पड़ता है कि क्या इस स्टॉक को एग्जिट करके मैं नए स्टॉक में एंट्री ले लूँ। तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग ट्रेड के दौरान मिलते हैं या मितेश जी मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, तो ये बात पक्की है कि अगर 183 मेहमान हैं एफएनओ में, चाहे 150 हों या 125 हों, एवरी सेकंड मितेश जी उन सब के चार्ट्स चेक करते रहते हैं, चाहे वो डेली, इंट्राडे, मंथली, वीकली चार्ट हो। तो उनकी ये वाली जो 2 फिंगर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं, और वो आप यकीन जानिए कि बिल्कुल बिजली के माफिक अपने लैपटॉप की स्क्रीन्स पर इधर उधर नज़र गड़ाए रहते हैं। ये तो बात हुई नंबर ऑफ ट्रेड्स की। मितेश जी, ये बताइए पोजीशन साइजिंग आप कैसे करते हैं, और क्या हर ट्रेड पर आप इक्वल पैसा लगाते हैं या कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आप भारी देते हैं दूसरे के मुकाबले? सर, हर ट्रेड पे इक्वल पैसा लगाने की मैं सलाह जरूर देता हूं, पर एक्चुअली मैं खुद भी डिस्क्रिमिनेट करता हूं, और कुछ ट्रेड्स में जहां पर मुझे लगता है कि ब्रेकआउट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ, कल हमने HDFC लाइफ का एक ब्रेकआउट देखा था। ऑफ कोर्स बाद में उसकी न्यूज़ ड्रिवन फीलिंग पीछे से आ गई थी कि एक्साइड के इंश्योरेंस बिजनेस को टेक ओवर किया है, परंतु 725-730 के ऊपर ये स्टॉक कभी नहीं गया था। तो ये ब्रेकआउट जो हो रहा था 6 महीने के कंसोलिडेशन का हो रहा था। तो जब 6 महीने का कंसोलिडेशन होता है तो टिपिकली उसका जो थ्रोबैक आता है वो या उसका जो ब्रेकआउट के बाद जो मूवमेंट आता है वो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक चलता है। तो वहां पर मेरी पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। परंतु अगर वही ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे आ रहा है तो थोड़ी सी पोजीशन कम होती है, बिकॉज इंट्राडे में नॉइज ज्यादा होती है, आपके ब्रेकआउट्स फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, परंतु जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स होते हैं उनके सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हल्का सा ओवर द ईयर्स मैंने डेवलप किया है कि आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप ब्रेकआउट टाइम से पकड़ रहे हैं तो आप अग्रेसिवली पोजीशन ले सकते हैं। आज जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमने आपको ऑफकोर्स रिलायंस के पास आपके चैनल का स्वामित्व है, परंतु रिलायंस ने एक नए हाई पे बंद दिया है। तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है कि काफी 6-8 महीने के एक बड़े से पैटर्न के बाद ये स्टॉक बाहर निकला है, तो उसमें थोड़ी सी मेरी ये रहता है कि ट्रेड क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड और क्वालिटी ऑफ ट्रेड इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके का ब्रेकआउट और गैप अप आप मितेश जी को चेस करते हुए देखते हैं। मैंने शो के शुरू में कहा था कि ये वाला जो वार्तालाप है इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। अब मितेश जी आपको 4 या 5 चार्ट्स दिखाएंगे जहां पर उन्होंने पोजीशन साइजिंग करके बहुत बढ़िया ट्रेड्स लिए, और टेक्निकल पैरामीटर्स पर और गैप अप्स पर उनकी खासी महारत है। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए LIC हाउसिंग का चार्ट। मितेश जी आपके सामने ये मैं चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, यहाँ पर एक अच्छा आपने गैप अप देखा, बताइए किस तरीके से आपने इस चार्ट को समझा? काफी गिरावट के बाद ये काउंटर आपको अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी शैल भाई, गैप ट्रेडिंग सेटअप जो है ये मेरा काफ़ी फेवरेट सेटअप है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक में अगर आप देखते हैं कि गैप से अगर मूवमेंट चालू होता है तो गैप फिलिंग, यानी कि अगर कल 110 का हाई था और आज सुबह 112 पे खुलता है
तो अगर वापस 110 के नीचे जाएगा तो जो 111 का एरिया में ट्रेड नहीं हुआ था, जो गैप बन गया था 2 रुपए का, वो गैप फिल हो जाएगा 110 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो मुझे पता है कि स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है यहाँ पर। अगर छोटी गैप होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है कि भाई 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप उस पर बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपका 1 रुपए का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो आपका नेट अमाउंट लॉस कम होगा। परंतु अगर वो ट्रेड चल गया, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा LIC हाउसिंग फाइनेंस में 5-7 दिन पहले कुछ गैप अप आई थी, जो कि कभी करीबन 2 या 3 रुपए की ही गैप थी, और वो आई थी 380 के स्तर पे। और अगर आप देखेंगे तो अगले 6 दिनों में स्टॉक ने लगातार अपवर्ड क्लोजिंग दिया है, और आज का जो उसका बंद है वो 410 के आसपास का है। तो आपको 3 रुपए के स्टॉप लॉस पे एंट्री मिल रही थी, सामने अब आप उसमें कमा सकते हैं करीबन 30 रुपए। हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि गैप्स की सक्सेस रेशियो करीबन 55 से 60% होती है, परंतु अगर जाता है तो आपका लिटरली 0.5% या 1% का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है। परंतु अगर ये ट्रेड चल जाता है तो आपको 8, 10, 15, 20% तक का आपको कैप्चर करने की संभावना होती है। तो मेरे लिए काफी फेवरेट सेटअप है, और यही चीज मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे कुछ दिन पहले देखी थी, और ये मेरा कॉल भी था टीवी पे। बेसिकली गैप का मतलब ये है कि जहां पर आपने स्टॉक को कल बंद होते हुए देखा है, अगर वो स्टॉक अगले दिन सुबह बहुत अच्छी तरीके से क्लोज के ऊपर खुले तो वो गैप अप हो गया, तो वहां पर आप लॉन्ग कॉल लीजिए स्टॉप लॉसेस के साथ। और अगर वो पिछले क्लोज के नीचे खुले, दिन के लो के नीचे खुले पिछले दिन के, तो वो गैप डाउन हुआ। ये तो चर्चा हुई गैप अप की और गैप डाउन की। एक और चार्ट मितेश जी देख रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर का, एग्जैक्टली वैसा ही चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, और उस गैप अप को भी आप ट्रेड करते हुए देखिए। ये गैप डाउन है। मितेश जी जरा इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। ये जो आप लाल कैंडल्स देख रहे हैं, इनमें से एक कैंडल कल के लो के नीचे खुली और ये गैप डाउन था मितेश जी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इस चार्ट पे 2 गैप्स मार्क करी हैं। एक हुई थी करीबन मई में, जो कि 488 के लेवल पे हुई थी। अगेन सिर्फ 7 या 8 रुपए का गैप डाउन था, यानी कि अगर आप स्टॉक की वैल्यू देखेंगे 480 का स्टॉक, तो करीबन 1.7% का आपको रिस्क था। और आप देखेंगे तो अगले 5 दिनों में स्टॉक 405 तक चला गया, मतलब कि आपको 7 पॉइंट के रिस्क पे करीबन 70 पॉइंट का डिक्लाइनिंग मूवमेंट मिला। सिमिलरली आई थिंक उसके बाद हमने देखा कि अभी अगस्त में भी एक इसने गैप डाउन दिया था, थोड़ा सा बड़ा गैप था। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटा गैप हो तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस नजदीक होता है। परंतु यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जिस दिन गैप डाउन खुला वो 405 पे पिछले दिन का लो था, अगले दिन 398 पे खुला, और 2 ही दिन में स्टॉक 360 की तरफ बढ़ गया। तो 7 पॉइंट के 8 पॉइंट के रिस्क पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो करीबन 35-40 पॉइंट का मूवमेंट आपको सिर्फ 2 दिन में मिल गया। ये तो चर्चा गैप अप और गैप डाउन की हुई। अब ऐसा करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने लेके आते हैं। हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हमारे देश की सबसे बड़ी डिफेंस की इकाई है, और डीप वैल्यूएशंस में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। डायरेक्टर साहब जो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड दिखेगा। मितेश जी जरा इस ट्रेड को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर काउंटर जैसे ही आपके सामने FNO में घुसने की खबर इसकी आई, एक बहुत ही शानदार चाल बनती हुई दिखी। जी हाँ शैल भाई, ये आई थिंक स्टॉक अपट्रेंड में तो था ही, परंतु उसके बाद हम ये इंट्राडे चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो आपने देखा कि ये कुछ हद तक और कुछ दिनों तक 1160, 1150 से लेकर 1060 की रेंज में आ गया था। तो हल्का सा एक रेक्टेंगल, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट जैसा पैटर्न बनाया था। जैसे ही FNO में इसकी शामिल होने की खबर आई, आई थिंक स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और 1160 वाला स्टॉक अगले 4 दिनों में स्टॉक 1420 के लेवल को क्रॉस कर गया। तो टिपिकली ऐसे ब्रेकआउट जो कि एक कंसोलिडेशन या पैटर्न बनाने के बाद आते हैं, वहां पर फायदा ये होता है कि आपने ब्रेकआउट का ऊपर का लेवल आइडेंटिफाई कर लिया है 1160 का। जैसे ही उसके ऊपर जाता है, हम सॉफ्टवेयर में अलर्ट डाल देते हैं कि 1165 का अगर भाव ट्रिगर होता है तो एक पॉपअप आ जाता है कि HAL का चार्ट देखिए। तो आपने देखा कि 1165 पर अगर अब स्टॉक आ गया है, ब्रेकआउट हो गया है, तो आप वहां से करीबन नीचे में जो इंट्राडे के एवरेजेस होते हैं, जो करीबन 2-3% नीचे होते हैं, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो यहाँ पे आपको करीबन 30 पॉइंट का रिस्क का ट्रेड मिल जाता है। और ऊपर में आप देखेंगे तो इसका 100 पॉइंट का रेक्टेंगल था, 1160 से लेकर 1060 के कंसोलिडेशन तक का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 1260 जाएगा, परंतु उसके ऊपर भी जा सकता है। तो टिपिकली जब 1260 के आसपास आता है तो आप अपनी आधी क्वांटिटी बुक करके स्टॉप लॉस सेल करके उम्मीद करते हैं कि ट्रेड और चलेगा, और जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप उसको ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। मितेश जी एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें यह है कि आगे आने वाली इवेंट्स भी आपको प्राइस में ही दिखेंगी। जिस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट था, वो इस बात को दर्शा रहा था कि FNO इवेंट के अलावा कुछ और भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग खबरें आती हुई दिखी। और उसके बाद आपने अनाउंसमेंट आता हुआ देखा कि यहाँ पर एक
स्प्लिट की डिस्कशन इस कंपनी का बोर्ड आपको करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस का चार्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का देखें तो ये 3 डिजिट से चार्ट मूव करता हुआ दिख रहा है 4 डिजिट्स में, यानी कि लगभग समझिए 1000 के आसपास ये काउंटर था और अब ये 1500 को भेदता हुआ। तो अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से पकड़ सकते हैं तो यहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मात्र 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में। मितेश जी, एक और मैं चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और ये है एक जानी मानी कंपनी मिड कैप फार्मा स्पेस से जो ग्लेनमार्क के नाम से जानी जाती है। बताइए किस तरीके का ब्रेकआउट आपने यहाँ पर ट्रैक किया था? जी हाँ, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक डिक्लाइनिंग चैनल बना हुआ था। तो आप देखेंगे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर रखी। जब भी वो ऊपर वाली लाइन को हिट करती थी तो प्राइस वहां से नीचे आ जाती थी, और जब नीचे वाली लाइन को हिट करती थी तो वहां से बाउंस बैक देके ऊपर वाली लाइन की तरफ चल जाती थी। इवेंचुअली उसने ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लोज करना चालू किया और उसे हमने ब्रेकआउट का नाम दिया, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चैनल से बाहर अब प्राइस निकल गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा खासा स्विंग इसमें अप मूव आया, जहां पर कि स्टॉक में करीबन 35 या 40% की तेजी इसमें देखने को मिली थी। लिए इसी तरीके से आप जो पैटर्न ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, ये मितेश जी से अगर सीखें तो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा बन सकता है। एक और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में जो स्टॉक है वो है Naukri.com, जिसको आप इन्फो एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक पिवट ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, और वो इसलिए क्योंकि एक खबर जो बाजार में सबको पता थी वो थी जोमैटो का आईपीओ, और इन्फो एज को इस कंपनी से बहुत फायदा हुआ। ना सिर्फ ओएफएस में इसने हिस्सा लिया बल्कि जो रिमेनिंग स्टेक है उसकी वजह से वैल्यूएशंस बढ़ती हुई अब रिकॉर्ड हाई पर, और ये आपके सामने हुआ कुछ ही हफ्तों में। मितेश जी। जी हाँ, आई थिंक देखिए यहाँ पर पैटर्न नहीं था, परंतु एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन होता है कि कौन से लेवल से प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। तो हमने देखा कि अगर आप इसका दिसंबर से चार्ट देखेंगे तो 5500 के ऊपर इसने करीबन 5 या 6 अटेम्प्ट किए, परंतु उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। फाइनली जोमेटो की लिस्टिंग के बाद आई थिंक स्टॉक में एक मोमेंटम आया, और जब 5500 के ऊपर निकला तो क्लियरली आप अगेन वहां पर एक अपना स्टॉप लॉस लेवल ढूंढते हैं, जो कि इस केस में करीबन 80 पॉइंट के आसपास का था। तो आपको 1.5% का रिस्क था स्टॉक पे, और 5500 वाला स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद का अगर आप मूवमेंट आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो स्टॉक करीबन 6300 नॉन स्टॉप गया है। तो 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको करीबन 750-800 पॉइंट की रैली बिना रुके मिली है कुछ ही दिनों में। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इस वक्त बाजार इतने ज़बरदस्त मोमेंटम में है कि अगर आपने कोई ठीक ट्रेड पकड़ लिया सही समय पर, पोजीशन साइजिंग के साथ और अच्छे पैसे के साथ, तो आपको मल्टीपल टाइम्स अपना रिटर्न बनता हुआ दिखता है। ये तो चर्चा हुई 4 या 5 ब्रेकआउट्स की, गैप अप्स की, ब्रेकडाउन्स की। लेकिन मितेश जी, जिंदगी आप देखिए टेक्निकल एनालिस्ट की जुड़ी रहती है इंडिकेटर्स के साथ। बताइए कौन से 1-2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं और अक्सर वो आपसे नींद में भी बातें करते हुए दिखते हैं। अगर आप किन्हीं 2 या 3 चीजों पर महारत हासिल कर लें तो आप देखिए आंख बंद कर भी वो इंडिकेटर आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा। मितेश जी, आपके फेवरेट्स इंडिकेटर्स में? चलिए, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने बहुत ही बारीक बात कही कि अगर आप 2 या 3 इंडिकेटर्स पे महारत हासिल कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रूस ली जी का एक बड़ा ही शानदार कोट है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरह की किक या पंचे सीखे हुए हैं, परंतु मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि उसकी अगर लग गई तो हड्डी तोड़ के जाएगी सीधा। तो इसका मतलब ये कि आप ज्यादा इंडिकेटर्स न लगाएं चार्ट पे, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको कई चीजें देखने को मिलेगी, कोई इंडिकेटर बाय में है, कोई सेल में, परंतु आप देखेंगे कौन से इंडिकेटर पे आपका कंफर्ट है और उस पे अच्छी प्रैक्टिस करके उसमें महारत हासिल करें। तो मुझे जो इंडिकेटर्स पसंद है वो डेफिनेटली सबसे पहले आता है MACD। ये 2 मूविंग एवरेज का डिफरेंस होता है, और जैसे ये बढ़ता है इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म एवरेज मीडियम टर्म एवरेज से दूर भाग रहा है, इसलिए MACD की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि स्टॉक मोमेंटम में है, और चूंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है। तो MACD सबसे ऊपर आता है, उसके बाद मैं देखता हूं RSI इंडिकेटर, जो कि आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन की जानकारी देता है। तो मुझे समझ में आता है कि अगर स्टॉक ओवरसोल्ड लेवल से निकल के बाहर आ रहा है और मोमेंटम पकड़ रहा है तो मेरे लिए वो फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। चलिए, तो इन 2 इंडिकेटर्स पर मितेश जी पिछले 2 दशक से आप समझिए अर्जुन की तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। और यकीनन मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 12 साल में 8 साल ऐसे थे कि दिन में कम से कम 8 या 9 घंटे मितेश जी मेरे साथ चैट पे रहते थे, और वो मुझको बताते रहते थे कि भाई कौन से इंडिकेटर्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं। और उस वक्त मेरे ख्याल से 130 या 140 स्टॉक्स FNO में हुआ करते थे।
दिन में 50 बार हर स्टॉक की चार्ट मितेश जी देखते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर 50 बार नहीं, परंतु हाँ काफी बार, क्योंकि आपने जैसा बताया वो जो अप एंड डाउन एरो है जिससे हर नेक्स्ट स्टॉक आता है उस पर मेरी उंगलियां चलती रहती हैं और कई बार मैं दिन में स्कैन कर लेता हूँ। और क्योंकि आप दिन में कई बार स्कैन करते हो तो आपको कुछ चार्ट का ज्ञान होता है, तो आपको तुरंत मालूम होता है कि अगर यहाँ पे ये लेवल के ऊपर गया है तो आपका चार्ट उंगली वहीं पर रुक जाती है। अगले आप कुछ सेकंड उसमें एनालाइज करके देखते हो कि इसमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इमीडिएटली आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, अब बात हो गई बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है टेक्निकल एनालिसिस में और कहां बाजार जाता हुआ दिखता है, इस पर जरा अपना रुझान रखते हैं। मितेश जी, रिकॉर्ड हाई निफ्टी पर इस हफ्ते 17,300 हमारे कब्जे में और लगभग 20% इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है गेन्स में ईयर टू डेट सन 2021 में। बताइए, पोजिशनली निफ्टी कहां जाता है, कौन कौन से लेवल्स आपने ऊपर खुलते हुए देखे और क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए पोजिशनली इस इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए? शैल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ कि अगेन ये मेरा व्यू है और मेरा बायस है जो कि गलत भी होता है कई बार, परंतु मेरी जो फीलिंग आ रही है इतने सालों के चार्ट देखने के अनुभव से वो ये है कि मंथली चार्ट्स पे अभी भी इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब हम लोग ये इंडिकेटर्स की जो पोजीशन है वो टिपिकली जब होती है जब आप वाइब्रेंट बुल मार्केट में होते हैं, और हमने ऑफकोर्स पिछले 15-20 दिनों में जो मार्केट में मूवमेंट देखा है 16,000 से 17,000 शायद मेरे ख्याल से 10 या 11 सेशंस में ही कवर हो गया था। तो ये वाइब्रेंसी बता रही है कि अभी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ओवरबॉट है, किसी 2-4 दिन गिरावट आ सकती है, पुल बैक्स आ सकते हैं, वो रिस्क हमेशा रहता ही है मार्केट में। परंतु मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके से मंथली और वीकली चार्ट्स पे इंडिकेटर सिचुएशन है, मार्केट आने वाले कुछ महीनों में 19,500 से 20,000 मेरा मिनिमम टारगेट है और शायद उसके ऊपर भी जाके नए हाई लगाएगा। तो मैं काफी बुलिश हूँ पोजिशनल व्यू पॉइंट से। इतना ही है कि जब आपको शॉर्ट टर्म में रिवर्सल देखने मिलता है तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि डेली इंडिकेटर्स आपके वीक हो गए, तो उस टाइम पे आप अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को, ट्रेडिंग साइज को आप थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आप थोड़े कम ट्रेड लेते हैं, तो वो एडजस्टमेंट जब आएगा तब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी मुझे लगता है कि अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखें तो काफी बुलिशनेस, काफी रैली बाकी है मार्केट में। तो ये बताइए मितेश जी, कहां जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल निफ्टी और कौन सा एक ऐसा लेवल होगा जो एक यूं समझिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा? निफ्टी अगर वहां तक गिरता भी है किन्हीं कारणों, वहां से बाउंस करेगा। सर करीबन 10% का करेक्शन वर्स्ट केस में मुझे लगता है कि अगर बहुत कुछ खराब हो गया तो भी 10% ज्यादा हम लोग नहीं गिरेंगे। 15,500, 15,200 मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरियाज वहां पे बने हुए हैं। परंतु क्या वहां तक जाएगा? टिपिकली क्या होता है कि बुल मार्केट में आपके अगर करेक्शंस भी आते हैं तो वो छोटे होते हैं, बिकॉज कुछ परसेंट नीचे ही बाइंग डिमांड वापस आ जाती है। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, मुझे लगता नहीं वहां तक जाएगा। मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल करेक्शन आता है मार्केट्स में तो 16,500 से 16,700 के बीच में जाके अटक जाएगा। हैविंग सेड दैट, ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बोला कि 19,500 से 20,000 मेरे मिनिमम पोजिशनल टारगेट्स हैं, तो उतना मैं व्यू रख के चलता हूं। परंतु मेरी अंदर की फीलिंग जो है वो ये है कि इनको भी लेवल्स को इवेंचुअली हम लोग क्रॉस करके नए हाइज लगाएंगे। चलिए, तो 20,000 निफ्टी जाता हुआ दिखता है मध्यम लेवल पर और लगभग 15,200 पर बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। लेकिन मितेश जी, हमेशा की तरह निफ्टी इकलौता तेजी में नहीं रहता। बताइए, और कौन कौन से ऐसे दो इंडिसेस हैं जहां पर आप ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं, और अलावा इंडिसेस के कौन कौन से एक या दो ऐसे स्टॉक्स जो आपको इन इंडिसेस में पसंद आते हैं लॉन्ग साइड पर? सर मुझे यहाँ पर दो सेक्टर्स जिनमें मुझे काफ़ी बुलिशनेस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाकी सेक्टर्स बुलिश नहीं है, परंतु जिनमें अभी एक अच्छा मूवमेंट चालू है और जो जिसमें कि आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छी वाइब्रेंसी दिखेगी, वो होगा एफएमसीजी और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। निफ्टी रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। और एफएमसीजी में हमने ऑलरेडी अपसाइड देखना चालू कर दिया है। तो आपने देखा कि ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL लगातार नए हाई लगा रहे हैं। एक स्टॉक जिसका मैं जिक्र और करना चाहूंगा वो होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल्स। पिछले 10 सालों में स्टॉक ने कभी भी 750 और 760 के ऊपर इसने जाके मंथली या वीकली क्लोजिंग नहीं दी है, और हम उसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसके इंडिकेटर्स इतने मजबूत है कि इस महीने या अगले महीने तक इसमें ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। जब आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखते हैं तो कम से कम 40-50% की तेजी आपको आने वाले 5-6 महीनों में देखने को मिलती है। तो यूएसएल मेरा एक स्पेशल पिक है। उसके अलावा मुझे इस इंडेक्स के सारे ही स्टॉक्स अभी पसंद है और अभी इनमें काफी ट्रेडिंग अपसाइड बची हुई है। ये आपके सामने कुछ स्टॉक्स स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं मितेश जी, जरा चर्चा को जोड़ते हैं पोजिशनल बेट्स से। पोजिशनल बेट्स का मतलब बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि डिप में आपने कोई बहुत ही मजबूत स्टॉक लॉन्ग किया
और उसकी रैली आपने राइड करी या तो सेक्टोरल ट्रेंड के साथ या फिर आपने ओवरऑल मार्केट में एक बहुत जबरदस्त बुलिशनेस देखी। पोजिशनल बेट्स फिलहाल क्योंकि मार्केट लॉन्ग साइड पर ही आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है, चर्चा करते हैं मितेश जी से कि कहां कहां उन्होंने अपनी पोजीशंस ले रखी हैं। मितेश जी, सबसे बेहतरीन ट्रेड आजकल टेलीकॉम क्षेत्र में है, बताइए एक ऐसा काउंटर जहां पर आप रिकॉर्ड हाइस ट्रैक कर रहे हैं और हर डिप में खरीदारी की राय देते हैं। भारती रहेगा और मुझे रिलायंस भी काफ़ी पसंद है, परंतु भारती में ये एक है कि कई सालों के बाद स्टॉक ने ये 560-610 की रेंज को क्लियर किया है। उसके पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे और अगर आप मल्टी ईयर चार्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक इस लेवल पे जाके फेल हुआ है और अब नए हाई लगा रहा है। तो यहाँ पे पोजिशनल ब्रेकआउट के जो टारगेट्स आते हैं वो करीबन 800 से 850 के आते हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बढ़ गया है, इनफैक्ट 4 दिन पहले स्टॉक 590-600 की रेंज में था और पुल बैक दे रहा था। उसके बाद हमने 4 दिन में ही स्टॉक को 660-70 की रेंज में जाते हुए देखा है। तो एक यहाँ पे आप धीमे धीमे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको गिरावट मिलती है 610-620 तक की तो आप अग्रेसिवली ऐड कर सकते हैं और टारगेट रखें 850 से 800 की रेंज का, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में हिट कर सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने भारतीय एयरटेल पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, राइट्स इशू इस कंपनी ने अनाउंस किया 21,000 करोड़ रुपए का, जो आपको फिलहाल खुलता हुआ दिखेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की उम्मीद है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर अब धीरे धीरे 2 प्लेयर्स का होता हुआ दिख रहा है। ये तो चर्चा हुई भारतीय एयरटेल का, आपने स्क्रीन पर इस स्टॉक को देखा ही। और इससे पहले आप देखिए, मितेश जी बात कर चुके थे फिलहाल HDFC लाइफ का मिड कैप क्षेत्र में। मितेश जी बताइए, आपको HDFC लाइफ कैसा दिखता है? डील अनाउंसमेंट आज सुबह होता हुआ दिखा आपने। शायद मैं डिस्क्लेमर के साथ बिगिन करूंगा। यहाँ पर मेरी पोजीशंस हैं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, जो कि कम है क्योंकि मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बड़ा है, इसमें भी मैं स्टॉक को होल्ड करता हूँ। इस स्टॉक ने क्या किया है कि पिछले 6 महीनों से अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे तो नए हाई लगाए 720-30 की रेंज में। उसके बाद 6 महीने तक स्टॉक 720-30 से लेकर 660-655 की रेंज में ट्रेड करता रहा। तो अगेन इसने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया जो कि वीकली चार्ट्स पे काफी क्लियर दिखता है। और कल जब हमने डील की अनाउंसमेंट हुई आज सुबह, उसके पहले कल हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा, जब हमने स्टॉक को देखा कि 725-730 के लेवल के ऊपर जाके इसने ट्रेड करना चालू कर दिया है। मुझे लगता है कि जो रेक्टेंगल का टारगेट है वो करीबन 600 के, अगर 60 पॉइंट का जो रेक्टेंगल है 60 से 65 पॉइंट का, उसको हम एक फिबोनाची रेशियो से मल्टीप्लाई करें 1.6 से, तो 100 रुपए की अपसाइड इसमें बनती है मिनिमम। तो 830 मेरा एक बेस केस टारगेट होगा। और परंतु बुल मार्केट में हम अक्सर देखते हैं कि जो टारगेट्स होते हैं उनको हम स्टॉक प्राइस उनको एक्सीड करती है, तो 900 से 920 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट होगा, जो कि अगेन एक 3 से 4 से 5 महीने का व्यू है। मुझे लगता नहीं कि इंश्योरेंस स्पेस में किसी की HDFC लाइफ से ज्यादा मजबूत बैलेंस शीट आपको दिखेगी। अगर ये कॉल टेक्निकल है तो इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए, और ये स्टॉक बहुत ही लंबी अवधि के लिए अगर आप फंडामेंटली भी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हुए दिख सकते हैं अगले 1 दशक में। ये तो चर्चा हुई HDFC लाइफ की। मितेश जी, हम लोग 130 करोड़ लोग भारतवर्ष में हैं और जनसंख्या के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के शौक भी होते हैं और इस शौक को आप और मैं दोनों बहुत अच्छी तरीके से हिस्सा लेते हुए दिखते हैं। बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में आपकी क्या चाल दिखती है और ये काउंटर आपको कैसा लगता है फिलहाल चार्ट्स पर? जी शायद आई थिंक जैसा कि मैं FMCG इंडेक्स का जिक्र करते वक्त ये स्टॉक को डिस्कस कर रहा था, तो पिछले अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें पिछले 10 साल का, यानी कि 2011 से, तो आप देखेंगे स्टॉक ने कभी 350 के नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं दी और 750 के ऊपर, 750-760 के ऊपर उसने कभी मंथली क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं दी है। तो 10 साल का एक साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें बन चुका है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो करीबन 8 या 9 बार इसने अटेम्प्ट किया है 760 के आसपास जाके इसने मंथली क्लोजिंग दी है, परंतु उसके ऊपर बंद नहीं होता है। और अब जो है इंडिकेटर सेटअप इसके क्लियरली मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उठना चालू हो गए, जिसका जो ये बताता है कि इस बार ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो आपका करीबन 400 पॉइंट का इसका रेंज था, तो आप एटलीस्ट उतना टारगेट मानेंगे कि ये स्टॉक 750 को क्रॉस करने के बाद जब भी इसमें मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, शायद सितंबर में ही आ जाएगी, तो आप करीबन 400 पॉइंट की तेजी का इसमें एक रुख देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1150-1100 का रेंज मिनिमम स्टॉक में बनना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, बुल मार्केट्स में अक्सर स्टॉक अपने टारगेट्स को ओवर अचीव करते हैं, तो शायद इसमें 1300-1350 तक जाने की उम्मीद भी रहेगी। चलिए, पोजिशनली यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स पर एक लॉन्ग कॉल आपको मितेश जी दे रहे हैं और बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया कि चार्ट्स
किस तरीके से उनका साथ देती हुई दिख रही हैं लॉन्ग साइड पर। हम लोग इंटरनेट जनरेशन में हैं और कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में तहलका मचाते हुए दिख रहे हैं। पिछले 4 साल में एक कंपनी लिस्ट हुई, इंडिया मार्ट। यहाँ पर बताइए किस तरीके से आप मितेश जी एक लंबी अवधि में बहुत ही ताबड़तोड़ तेजी ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपको अट्रैक्ट करता है इंडिया मार्ट के चार्ट में? जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि स्टॉक ने करीबन 9,800 या 9,900 के आसपास का हाई लगाया था फरवरी में। उसके बाद हमने देखा स्टॉक करेक्शन में आया तो 5,000 के लेवल से तेजी हुई थी, 9,800 तक गई। उसके बाद स्टॉक नीचे में आके 6,800 से लेकर करीबन 7,400-500 की रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। तो रैली हो गई, करेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक अभी एफएनओ में शामिल हुआ है, इसमें फिर से इसने वो कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो टिपिकली जब हम देखते हैं कि मार्केट्स जो अप ट्रेंड में होते हैं वो हायर लोज बनाते हैं, तो एक हाई बनाया फिर लो बनाया, तो अब एटलीस्ट हायर हाई तो बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम 9,800 के टारगेट को इसने रिटेस्ट करना चाहिए जो इसका पुराना हाई था, और चूंकि हाई हायर होना चाहिए तो 9,800 के ऊपर जाने की संभावना भी काफ़ी अच्छी है। पूरे चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 9,800 से 7,000 तक इसने एक हम लोग बोलते हैं सॉसर पैटर्न बनाया है, तो वो करीबन 2,800 पॉइंट का है। तो 9,800 को टेस्ट करने के बाद जब ये उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक करीबन 12,500 तक भी जा सकता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ यहाँ पर। डिस्क्लेमर, मेरा कुछ एफएनओ में पोजीशंस हैं स्टॉक में, तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, परंतु मुझे लगता है कि 9,800 का इसमें एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए और 12,500 का एक पोजिशनल टारगेट होना चाहिए, और नीचे में 7,500-600 का जो ब्रेकआउट लेवल था वो अब टूटता हुआ नहीं दिखता है, तो वो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप इसको गिरावट पे ऐड करें धीमे धीमे, और 8,000-7,900 के रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है, जो कि शायद 2-3 दिन पहले भी था पुल बैक में, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल चार्ट्स बहुत ध्यान से देखते हैं तो 200 डीएमए से आपने कम से कम अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक बहुत बढ़िया बाउंस आते हुए देखा इंडिया मार्ट इंटरमेश में। और यहाँ पर आप देखिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल और लोकल ट्रेंड भी है। ज़्यादातर हम लोग अब इंटरनेट पर शॉपिंग करते हुए दिखते हैं और एक बहुत ही बढ़िया ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया मार्ट चलाती है, बायर्स और सेलर्स को जोड़ती हुई दिखती है। तो एक ग्लोबल ट्रेंड, लोकल टेलविंड और बढ़िया स्टॉक प्राइस और अच्छा मैनेजमेंट हो तो आप देखिए मल्टी बैगर रिटर्न्स आप कमाते हैं। ऑल टाइम हाई 10,000 है और फिलहाल आपके सामने 8,000 के आसपास ये काउंटर मिलता हुआ। ध्यान दीजिए ये पोजिशनल कॉल्स हैं, कल परसों में इसमें अगर पैसा बना तो किस्मत, लेकिन लंबी अवधि में ज़रूर आपको अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा। 4 डिजिट के स्टॉक से अब जुड़ते हैं एक ऐसे काउंटर पर जो इतना हाई बीटा है और इतना पसंदीदा है कि मितेश जी अक्सर गोवा जाते हैं इस काउंटर की काम देखने के लिए। डेल्टा कॉर्प। जी हाँ शैल भाई, आई थिंक स्टॉक आपने सही बताया कि हाई बीटा स्टॉक है, ऊपर भी तेजी से भागता है, नीचे भी तेजी से भागता है, परंतु पिछले कुछ महीनों से स्टॉक में क्लियरली अप ट्रेंड के सिग्नल्स बने हुए हैं। एक तो ये कि आप इसका मंथली एमएससीडी राइजिंग मोड में देखेंगे, अच्छी स्लोप के साथ ये राइज हो रहा है, मतलब कि अच्छी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेंसी के साथ स्टॉक बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि इसमें मूविंग एवरेजेस भी क्रॉसओवर दे चुके हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस में जो है आपको दिखेगा कि पॉजिटिव सिग्नल है। तो 10 महीने के एवरेज ने 20 महीने के एवरेज के ऊपर अपनी चाल बनाना चालू कर दी और कंटिन्यूसली उसके आगे उससे दूर भागता हुआ निकल रहा है। तो मोमेंटम भी स्टॉक एंजॉय कर रहा है। मेरे ख्याल से डेल्टा कॉर्प में मेरे जो पोजीशन टारगेट है करीबन 270-280 के मिनिमम है, और यहाँ पे आप इसको ट्रेड इस तरीके से करें, क्योंकि आई थिंक इसमें कल ही बड़ा मूवमेंट आया था, अच्छा हमने 10% की रैली देखी थी। तो आप इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि अभी 185-180 के लेवल नहीं तोड़ेगा, तो 200, 205, 195 में अगर आपको कभी दिख जाता है प्रॉफिट बुकिंग में या मार्केट में अगर थोड़ी सी गिरावट आती है, डिप आती है, तो उसमें आप इसको बाय करें। 180 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 270-275 के टारगेट्स आपको शायद 3 से 4 महीने में आते हुए दिख जाएंगे। चलिए, ऑल टाइम हाई हम लोग डेल्टा कॉर्प में ट्रैक कर रहे हैं 395 रुपए का, और पिछले ही हफ्ते आपने अनाउंस होते हुए देखा कि अक्टूबर की एक्सपायरी, अक्टूबर 2021 की एफएनओ एक्सपायरी में आप डेल्टा कॉर्प को 9 और मेहमानों के साथ एफएनओ में जुड़ते हुए देखेंगे। मितेश जी ने ये तेजी पहले से ही भांप रखी है और यहाँ पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखते हैं। चलिए, ये तो बात हुई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की और किताबी बातों की टेक्निकल एनालिसिस में। ऐसा ही नहीं कि मितेश जी इसी काम में पारंगत हैं, आप बहुत ही जाने माने शिकारी हैं, लेकिन शिकार करते हैं कैमरे से। बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मितेश जी हैं और अपना वीकेंड जो है अक्सर आप मितेश जी को देखेंगे ट्रैवल करते हुए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की जो हमारे मुंबई शहर के आसपास हैं। मितेश जी, ये बात भी मैं बहुत लंबी अरसे से ट्रैक कर रहा हूँ आपके साथ कि वीकेंड पर आप निकल जाते हैं, रिलीफ मिलता है
ट्रेडिंग से? बिल्कुल, आई थिंक एक मतलब मैंने पिछले कई सालों में देखा है कि आपको मार्केट के अलावा कुछ अगर और पैशन हो तो आपको एक थॉट प्रोसेस में ब्रेक मिलता है, ताकि जब आप वापस आते हैं तो आप एकदम फ्रेश होके क्लियर माइंड के साथ सोच सकते हैं। तो मैंने फोटोग्राफी में अपना आशरा पाया है। मैंने देखा है कि मैं फोटोग्राफी पसंद करता हूँ और उसके साथ मुझे ट्रैवल करने को मिलता है और इसी वजह से मुझे कई लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छी हॉबी बन गई है। और आपने सही कहा, मैं हर वीकेंड भाग जाने की ट्राई करता हूँ, परंतु लॉन्ग वीकेंड होता है तो डेफिनेटली मैं आपको जंगल में ही मिलूंगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से दशहरे का वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है हमारे लिए, तो उस टाइम पर मैं राजस्थान में रणथंभौर की ट्रिप बुक करने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, तो ये खुशकिस्मती है सीएनबीसी न्यूज़ रूम की कि मितेश जी जब भी कोई बहुत बढ़िया फोटोग्राफ खींचते हैं तो वो हम सबको उस फोटोग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से मोल्ड करके और एक्सपैंड करके भेजते हैं। और अनेक ऐसी डेस्क्स हैं सीएनबीसी में, ख़ासकर आवाज़ के डेस्क पर, जहाँ पर आपको तेंदुए, बहुत बढ़िया बढ़िया शेर, चीते आराम से नदी के पास बैठे हुए दिखते हैं। मैं कभी कभी मितेश जी से पूछता भी हूँ कि इतना पास आप कैसे पहुँच गए, इसने कुछ किया तो नहीं? कहने लगे नहीं नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया कैमरा आ चुके हैं, हम लोग बहुत दूर से फोटोग्राफी करते हैं। चलिए, फिलहाल मार्केट कुंडली में इतना ही। मितेश जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बातें सीख कर, और इतने बढ़िया आपने तरीके से समझाया कि चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जहां पर ध्यान देनी चाहिए। बाजार बहुत अच्छे मोमेंटम में है, आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बढ़िया दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हमें बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाजार की तेज़ी को ट्रैक करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और साथ ही साथ नई नई चीज़ें सीखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मितेश जी।